बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। और आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस इस वक्त जारी है। और हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक ने डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसीज़ में ट्रेड करने का अमल शुरू किया हुआ था। उसमें ब्राज़ील और इंडिया और फिर ईरान, फिर सऊदी अरब और रशिया, चाइना। लेकिन अब वेस्ट एशिया के अंदर इराक़ ने भी डॉलर को डंप करना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो ये चल रहा है और फिर यूरोप के अंदर भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। तफसीलन किसी वक्त इसके ऊपर मैं व्लॉग करूँगा। लेकिन उसके साथ साथ जो चिप वॉर है चाइना और यूएस के दरमियान में, वो भी शिद्दत अख्तियार कर गई है। और अमेरिका ने चाइना को चिप को हासिल करने के हवाले से उसको दूर रखने की कोशिश की है। जापान और साउथ कोरिया को मिला के कहा गया है कि आप चिप को सेल नहीं करेंगे चाइना को। और उसके रिएक्शन में चाइना ने स्ट्राइक बैक किया है और अमेरिकन कंपनी को उन्होंने बैन कर दिया है अंडर सिक्योरिटी प्रीटेक्स्ट, जिसका नाम है माइक्रो टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से इन सेक्टर्स में इसको बैन कर दिया गया। I want to stress that the relevant review is to prevent cybersecurity issues of the product from endangering the security of key national information infrastructure. It is a necessary measure to protect national security. आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे अगेन वो G20 है। इस वक्त मीडिया की तवज्जो G20 का जो टूरिज़म के हवाले से कॉन्टेक्ट ग्रुप का इजलास था श्रीनगर के अंदर, उस हवाले से मीडिया के ऊपर आप बहुत सारी बहस और एनालिसिस देख रहे हैं। इस हवाले से दो चार खबरें तो आपके साथ शेयर किए देता हूँ। एक ये कि जो दुकानदार थे वहाँ पे जिस रूट के ऊपर G20 की डेलीगेशन में जिस रूट के ऊपर दुकानदार थे उन्होंने हड़ताल की भी थी। हुकूमती अरकान ने ज़बरदस्ती खुलवाने की कोशिश की लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। उसके अलावा महबूबा मुफ्ती जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह हैं, बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कश्मीर को इस वक्त गुआंतानामा बे की तरह जो बदनाम ज़माना जेल है, जेल बना दिया गया है। यूरोप के मुख्तलिफ़ शहरों के में भी जो कश्मीरी या कश्मीर से जो वाबस्ता लोग हैं या उनसे हमदर्दी रखने वाले, उन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में प्रोटेस्ट किया, जिसमें ग्लासगो, ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर और दूसरे दीगर शहरों के अंदर भी हमें नज़र आता है। बुनियादी तौर पे भारत ने बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी की और इसको प्रोपेगेट भी किया कि कश्मीर के अंदर अमन है और हम टूरिज़म को प्रमोट करना चाहते हैं, इकनॉमिक खुशहाली लाना चाहते हैं। लेकिन भारत की इन काविशों को उस वक्त धचका पहुंचा जब चाइना ने लद्दाख के बाद इन्होंने बायकॉट किया इस कॉन्टेक्ट ग्रुप मीटिंग का श्रीनगर के अंदर और कहा कि जो तनाज़े वाले इलाके हैं वहाँ पे इस तरह की मीटिंग्स को नहीं होना चाहिए। उसके अलावा रेपिटियर यूनाइटेड नेशंस के माइनॉरिटी के हवाले से उन्होंने भी ये कहा कि क्या भारत को इसका इल्म नहीं है कि ये मुतनाज़ा इलाका इस तरह की मीटिंग्स वहाँ पे अरेंज नहीं की जा सकती। इसके अलावा हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने भी इसी तरह के कुछ रिमार्क्स पास किए। इसके साथ हम देखते हैं कि चीन के अलावा सऊदी अरब हो गया, इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया और इंडोनेशिया और इवन के मैक्सिको, उन्होंने भी अपने डेलीगेशंस या रजिस्ट्रेशन करवाने से इनकार किया। तो अब भारत का शुरू में दावा था कि 200 डेलीगेशंस आएंगे और 200 डेलीगेशंस के बाद फिर 100 डेलीगेशन, 150 डेलीगेशन पे आ गए और फिर 60 डेलीगेशन। 60 डेलीगेशंस में भी ज़्यादातर खुद भारत के डेलीगेशन थे। इस हवाले से, सूरत हाल के हवाले से हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर ताहिर जमील हैं कि क्या ये जो डेवलपमेंट है इसका असर क्या होगा पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप में। क्या नज़र आता है कि यूनाइटेड नेशंस दोबारा अपने आप को फाल करते हुए नज़र आ रही है। वो मसला जो 75 सालों से मांद पड़ा हुआ था वो दोबारा उठने लगा है। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, जो कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफ़ी कॉन्शियस है, जिनका लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, वो इस हवाले से कोई भारत को तंबीह कर पाएंगे। हालांकि भारत की इस वक्त उन्हें ज़रूरत है और भारत इस वक्त दुनिया की डिप्लोमेसी का मरकज़ बना हुआ है, ये कहना है भारतीय मीडिया का। इन सारे सवालात के जवाबात और इस पर बहस के लिए डॉक्टर ताहिर जमील, ताहिर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त मुझे दिया। ताहिर ये बताइए कि पहले तो आप अपनी थोड़ी सी असेसमेंट दे दीजिए कि ये जो G20 का समिट कॉन्टेक्ट ग्रुप की टूरिज़म के हवाले से होनी थी श्रीनगर के अंदर जो हुई है और उसमें बहुत सारे ममालिक ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये अभी भी चल रही है, कल तक है, आज दूसरा दिन है उसका मीटिंग का। कल 24 तारीख है, वो आखिरी दिन है ये, और वो फिल्म टूरिज़म के ऊपर है। उससे पहले वो रन ऑफ कच्छ में गुजरात के इलाके में भी ये कर चुके हैं और मेरे ख्याल में जून में भी एक उनकी होनी है, सितंबर में या जून में गोवा में होनी है। तो चाइना इंडिया की टूरिज़म प्रमोशन के हवाले से कह सकते हैं कि वो अपने तय बड़ी कोशिश कर रहा है उसका एक सॉफ्ट इमेज दुनिया के अंदर जाए और कश्मीर के अंदर टूरिज़म को अट्रैक्ट कर पाए। और कश्मीर को उसने ट्रेन के ज़रिए भी दिल्ली से कनेक्ट कर लिया है
अब उसका ये है कि भाई इसको एज ए बूस्टर यूज़ किया जाए टूरिज्म को, टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ श्रीनगर एंड कश्मीर एंड आल्सो बूस्ट द इमेज ऑफ इंडिया। अब इस G20 की मेरे नज़दीक इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और इतने सारे ममालिक का ना जाना, एक दो चीज़ें हैं जो कि एक अगर हम सिक्योरिटी के तनाजुर से भी देखें कि सऊदी अरब ने भी अब्सटेन किया है, उसके बाद मेक्सिको है, इजिप्ट है, चाइना है, ऑब्वियसली इंडोनेशिया इवन। ये चीज़ ये शो करती है कि एटलीस्ट कि वो जो उसका दावा था कि श्रीनगर को हमने एक सिक्योरिटी जोन बना लिया है, नो प्रॉब्लम, और राम कर लिया, हर चीज़ वहाँ पर इज़ एन एप्पल पाई ऑर्डर एंड मुस्लिम कम्युनिटी एंड मेजॉरिटी इज़ ऑन आवर साइड। मेरे ख्याल में ऑन ग्राउंड इट हैज़ बीन डिफाइड। लेकिन ताहिर ये जो सॉफ्ट इमेज है इंडिया का, वो तो उसके सेकुलरिज्म की वजह से था, गांधीइज्म की वजह से था, नेहरूवियन फलसफे की वजह से। सेकुलरिज्म था नहीं इंडिया में, ये तो वो क्लेम करते हैं कि है। अच्छा, वी विल बी सेकुलर। अच्छा, बेसिकली इंडिया में ठीक है, उसकी काफ़ी सारी अगर हम इमेज प्रोफाइलिंग देखें, चंद एक चीज़ों में हमें फील होता है कि इंडिया कुछ चीज़ों के ऊपर काबू पा चुका है, लेकिन उसकी जो एक कम्यूनल प्रोफाइलिंग है, और बाज़ औक़ात हमें एक आउटबर्स्ट नज़र आते हैं कि कम्यूनल वायलेंस हो रहा है, लड़ाई हो रही है, फलां चीज़ हो रही है, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया इज़ ट्राइंग टू बी अ सेकुलर स्टेट। हाँ, इस तरह कह सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके जो लीडरशिप थी, उनके जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनका एक बहुत ही चेरिश्ड किस्म का आइडियल था दैट वी आर गोइंग टू बी सेकुलर। तो उसकी तरफ कोशिश है, ये नहीं कह सकते कि इंडिया इज़ कम्प्लीटली सेकुलर, नो, वहाँ पर अभी भी अच्छी खासी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं, और उसके बाद कम्यूनल वायलेंस हर दूसरे साल पहले साल नज़र आता है। तो ये कोई इस तरह तो नहीं है कि कोई उम्मीद अफजा बात है। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी का ये फ़लसफ़ा जो RSS के ऊपर है, जो हिटलर के फ़लसफ़े से ज़्यादा मुतासर होकर जो जिस तरह का उन्होंने पोस्चर अख्तियार किया है, जिससे इंडिया का जो पॉजिटिव इमेज था उसको बहुत बड़ी चोट रसी है। लेकिन इसमें साथ साथ, इस फ़लसफ़े के साथ साथ तो खुद कांग्रेस भी रिस्पॉन्सिबल है। इस वक्त कांग्रेस जो है वो कमज़ोर होते हुए नज़र आ रही है, कोई कैरिस्मेटिक लीडरशिप नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आपको ज़्यादा मजबूत फील होती है। हालांकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन हारा है कर्नाटका के अंदर, अपना अरुणा प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, लेकिन इसके बावजूद कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत है। जब तक वो रहती है तो आपको लगता है ये कम्यूनल वायलेंस चलेगा और कश्मीर की यही सूरत हाल रहेगी? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कम्यूनल वायलेंस रहेगा, लेकिन अभी मेरी नज़र में जो इंडिया की प्रोफाइलिंग है, मोदी को मैं देखता हूँ, बाकी उसके रजीम को देखता हूँ, फिर उसके बाद वो जो यूपी के अंदर एक योगी का गवर्नमेंट है, तो उसमें वाज़े तौर पे मुझे नज़र आता है कि इनकी जो प्रोफाइलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भी कम्यूनल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी वो पेरिफेरी पे चली जाती है, कभी सेंटर में आ जाती है। हाँ, कांग्रेस का एक रोल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में कि अगर हम और ये खुश आएंगे इस वक्त जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस हुई है कर्नाटका में, और ये लग रहा है कि भाई कांग्रेस जिस तरह से कम बैक कर रही है, इसका कम अज़ कम एक फ़ायदा और किसी को हो ना हो, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ को ज़रूर होगा। क्योंकि अब बीजेपी पिछले 10-15 सालों में जिस तरह से मोदी सरकार बैठी हुई है और उनको एक फ्री राइड मिली हुई है कि जी कोई उनको कम्पीट नहीं कर रहा, लेकिन अब कांग्रेस जिस हिसाब से आ गई है, और दिल्ली के अंदर आप आम आदमी पार्टी को देखते हैं, इनको अपने काफ़ी सारे तरीके मेंड करने पड़ेंगे। तो अब इंडिया के अंदर आपने करिश्मा की बात की, इंडिया के अंदर मैं समझता हूँ कि एज ऑफ करिश्मेटिक लीडरशिप इज़ ओवर। अब जो लीडरशिप को लोग देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस की वजह से और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स। लेकिन ताहिर, ये जो मुख्तलिफ पार्टीज़ की जो परफॉर्मेंस बेहतर नज़र आ रही है ना, ये सारे टुकड़े कांग्रेस से टूट के, और उनकी जो डिसएग्रीमेंट है राहुल गांधी की लीडरशिप से, उसकी वजह से आ रहे। तो आपको लगता है कि अपोजिशन इस तरह से मिलकर कोई एक स्ट्रॉन्ग टफ टाइम दे पाएगी बीजेपी को और इलेक्शंस में हरा पाएंगे? आपको नहीं लगता कि बीजेपी कम से कम 35 से 40% वोट लेकर दोबारा हुकूमत बनाएगी? बीजेपी ज़रूर वोट लेगी, लेकिन आप एक ट्रेंड को देखें ना कि अगर आप मुख्तलिफ पिछले सालों की उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उनका वो जो वोट इनटेक है वो कम हो रहा है। अब जो उस नुक्ते के ऊपर पहुँच गया है कि जहाँ पर उनकी जो इलेक्टोरल विक्ट्री की प्रोफाइलिंग हो रही है, इलेक्टोरल विक्ट्री उनकी बन रही है। तो कर्नाटका में आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, अरविंद केजरीवाल आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है, बड़ी अच्छी मिसाल है, और हमें उसको उसे हमें देखना चाहिए, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। और इसका मतलब ये भी है कि अब बीजेपी की जो इस वक्त इमेज बन रहा है कि ये कैपिटलिस्ट क्लास और इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के साथ जुड़ी गठजोड़ है। राहुल गांधी की अगर आपने स्पीचेस सुनी हूँ
वो उसको अडानी के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ता है। अच्छा। और इसी तरह कश्मीर के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये इल्ज़ामात आ रहे हैं कि ये अंबानी जैसे लोगों को वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्वेस्टमेंट का मौका दिया जा रहा है और उनकी बिजनेस एम्पायर को ये लोग प्रॉस्पर करना चाहते हैं। तो यकीनी बात है कि इंडिया का जो सेकुलर इमेज है, जो कि कांग्रेस के साथ जुड़ा खड़ा है, और इंडिया का जो एक सोशलिस्ट इमेज है, वेलफेयर का जो इमेज है, जो कि कांग्रेस के साथ जुड़ा खड़ा है, वो उस तरह से तो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। अच्छा, ओवरऑल जो नरेंद्र मोदी साहब की जो इमेज है भारत के अंदर, वो काफ़ी सारे जो भारतीय हैं उसको बड़ा पॉजिटिव अंदाज से लेते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट दी है, इंडियन इकोनॉमी को $3.5 ट्रिलियन के ऊपर लेके गए। तो वो कहते हैं कि ये इकोनॉमिक मॉडल अगर हम आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में अडॉप्ट कर लेंगे तो वो भी राम हो जाएगा। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कश्मीर का मुस्तकबिल, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज एंड रिसर्च भी कश्मीर के देखिए, ऊपर है। कश्मीर का जहाँ तक मैं मुस्तकबिल देख रहा हूँ ना, कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ हो चुकी है, दुनिया के सामने ये बज़ाहिर ऐसे नज़र आता है ये पाकिस्तान और इंडिया का प्रॉब्लम है, लेकिन कश्मीर विद द पैसेज ऑफ टाइम और पर्टिकुलरली जब से ये उनका ये स्पेशल स्टेटस, जो स्टेट वाला स्टेटस था, वो रिवोक हुआ है और कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, लद्दाख के और कश्मीर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब कश्मीर वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम का वो नहीं है जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, बल्कि वहाँ की जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनका सबका प्रॉब्लम है। अब इंडिया अगर चाहता है कि कश्मीर के अंदर अमन हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि अब कश्मीर अब इस वक्त मेन लैंड इंडिया के साथ कनेक्ट हो चुका है थ्रू ट्रेन, सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन वहाँ श्रीनगर के अंदर या तो उसको 1-2 प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे कि वहाँ का पूरा डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज करना पड़ेगा, जो कि वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे और बाहर से लोगों को आपको बसा दें। दूसरा, वहाँ पर एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है कि पहले कश्मीर के अंदर बाहर के लोग आके जायदादें नहीं ले सकते थे, अब इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि भी लोग जाएं और जायदादें खरीदें, इन्वेस्टमेंट करें ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। इससे किस तरह होता है, इससे बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट बढ़ सकती है। अच्छा ताहिर, इसमें यूनाइटेड नेशंस का जो रेपिटियर जो माइनॉरिटीज़ के हैं उनकी स्टेटमेंट या जो आप हाई कमिश्नर है ह्यूमन राइट्स के, उनकी स्टेटमेंट को लेकर आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशन का रोल आप? मेरे ख्याल में वो एक अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है ना जी, यूनाइटेड नेशंस इतना ही कर सकते हैं जितना उसने किया है। बाकी तो यह है कि भाई आप कितनी डिप्लोमेटिक सपोर्ट ले सकते हैं इसी मुस्लिम वर्ल्ड से, किस तरह ये लोग आपके साथ कश्मीर इशू के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर आपके साथ खड़े होते हैं। ये मेरे ख्याल में कि वो वक्त थोड़ा सा इतना करीब अभी नहीं है। वेस्ट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या लिबरल एजेंडा को फॉलो करते हुए जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो सेंसिटिव हैं, कुछ इसके ऊपर कुछ लेंगे? जब इतने ममालिक ने लो ग्रेड किया है या रजिस्टर नहीं करवाया, वो तो रजिस्टर वेस्ट की तरफ देखिए, रजिस्टर बिल्कुल नहीं कराया उन्होंने, लेकिन मैं नहीं देखता कि भाई कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इस हद तक चली जाए कि नहीं जी इंडिया को इसको छोड़ दे, आज़ाद कर दे। मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आती। हाँ, ये ठीक है कि भाई आपने एक मॉरल वायलेशन की है, लोगों को इतना पाबंद किया हो, डिफेंस और सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं हैं, आप जुल्म कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, वो तो हर किसी को पता है कि हो रही है। लेकिन अब क्योंकि हाँ, एक और चीज़ जो अहम हुई है कि इंडिया का कश्मीर का जो मॉडरेट तबका है, जिस तरह आपने मोहतरमा महबूबा मुफ्ती का नाम लिया, ये लोग ट्रेडिशनली मॉडरेट गिने जाते थे और इनके बारे में ये समझा जाता था कि ये बीजेपी के साथ हैं, सारा कुछ है। लेकिन इन लोगों का भी इस नुक्ते के ऊपर पहुंच जाना, इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाना कि इंडिया जो कुछ हमारे साथ कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब ये पहले इंडिया कहता था कि भाई कश्मीर का इशू विद इन कश्मीर एक मिनॉरिटी का इशू है। मैं समझता हूँ कि नाउ कश्मीर का इशू विद इन इशू एक मेजॉरिटी का इशू है, और जो कि डेफिनेटली अपने असरात छोड़ेगा और इतना आसान नहीं होगा कश्मीर को उस तरह से अपने कंट्रोल में रखना। थैंक यू वेरी मच ताहिर। आखिरी आपकी जो एनालिसिस बड़ी ज़बरदस्त कि अब ये माइनॉरिटी का नहीं बल्कि मेजॉरिटी का इशू बन गया है, और मेरे ख्याल में जो पीस लॉबी है इंडिया वो भी इस हवाले से काम कर रही है। बहुत सारे सेंसिबल जो इंडियंस हैं वो भी क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये सिलसिला आपके सामने चलता रहेगा, जैसे जैसे इसमें नई डेवलपमेंट होगी आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो आप इसे लाइक भी कीजिए, इस चैनल को शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।